नमस्कार बंधुओं। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो 1848 से 49 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, और उसके बाद देखेंगे कारण क्या थे, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई और आखिरकार परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में अगर जानें तो हम देखेंगे कि 1846 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और उस आंग्ल सिख युद्ध के बाद, जिसमें कि सिख पराजित हो गए थे, उसमें दो संधियां हुई थी। सबसे पहले हुई थी लाहौर की संधि, और लाहौर की संधि से जब सिख संतुष्ट नहीं थे तो उसके बाद फिर भैरोवाल की संधि की गई थी। और भैरोवाल की संधि के बाद भी सिखों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया था। रानी जिंदन को पेंशन दे दी गई थी और उनको वहाँ से हटा दिया गया था। राजा दिलीप, जो कि उस समय अल्पवयस्क थे, उनका संरक्षण खत्म कर दिया गया, जो कि रानी जिंदन के संरक्षकत्व में थे। और उसके स्थान पर एक हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 लोगों की सदस्य बना दी गई थी, 8 सदस्यों की समिति बना दी गई थी। वो समिति पंजाब का शासन चला रही थी। कहने का मतलब है कि अब जो राजा दिलीप सिंह थे, वो केवल नाम मात्र के राजा थे पंजाब के, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। तो इससे स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और सिख जो है वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, और वो निरंतर कोशिश कर रही थी कि अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया जाए और किसी तरीके से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया जाए। तो कहने का मतलब है कि एक कुलबुलाहट थी, एक बेचैनी थी, और वो बेचैनी आगे चल करके एक युद्ध का रूप लेती है। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर युद्ध के कारण क्या थे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात ये है कि अब लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आ चुके हैं, और अब सारी की सारी गतिविधि लॉर्ड डलहौजी चलाएंगे। तो लॉर्ड डलहौजी ने आते ही सबसे पहले तो हड़प नीति लागू की। हिंदुस्तान के अंदर ये फरमान जारी कर दिया कि जहाँ पर भी उत्तराधिकार की समस्या है, बिना जो है वो ब्रिटिश सरकार को पूछे या कंपनी को पूछे जो है आप किसी को गोद नहीं ले सकते। और जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वहाँ पर हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने सैनिक कार्यवाही करते हुए वहाँ के राज्यों को हड़पने की कोशिश की थी। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कारण क्या थे इस सिख युद्ध के। तो पहला कारण था सिखों की बदले की भावना। जैसा कि मैंने बताया कि जो दो संधियां हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, दोनों ही संधियों से सिख संतुष्ट नहीं थे, कि वो ये महसूस कर रहे थे कि उनका अपमान किया गया है। लिहाजा बहुत बड़ी बेचैनी थी, और उसके कारण से वो अपनी शक्ति को संगठित करके फिर से युद्ध करना चाहते थे। तो इस युद्ध का जो पहला कारण बना वो ये बना कि सिख शक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं थी, और सिख अपने उस गौरव को पाना चाहते थे जो महाराजा रणजीत सिंह के समय में था, जब वो अंग्रेज जो है बड़े अदब के साथ उनके दरबार में पेश होते थे, अपनी वही प्रतिष्ठा फिर से कायम करना चाहते थे। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण था हेनरी द्वारा मूल राज्य से अतिरिक्त राजस्व की मांग। हेनरी लॉरेंस, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि 8 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष था, जो पंजाब के प्रशासन को चलाने वाली थी, तो उसने जो है वो राजस्व बढ़ा दिया था, राजस्व में वृद्धि कर दी। और वो तत्कालीन जो पंजाब के गवर्नर थे या दीवान थे, उनका नाम था मूलराज। तो दीवान मूलराज को ये कहा कि जो अतिरिक्त राजस्व है वो आप जमा कीजिए, दीजिए।
मूलराज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि भाई हमारे राज्य की स्थिति इस तरीके की नहीं है जो कि हम आपको अतिरिक्त राजस्व प्रदान कर सकें। तो हेनरी ने ये कहा कि नहीं, ये तो आपको करना ही होगा। मूलराज ने इसी समय क्या किया कि बजाय राजस्व देने के युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इससे ये हुआ कि अब युद्ध लगभग निश्चित होने वाला था। अगली बात, रानी जिंदन को बंदी बनाना। रानी जिंदन जो कि पेंशन दे करके जिनको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद बनारस भेज दिया गया था, इनको पेंशन दे करके, तो अब क्या हुआ कि इनको बंदी बना लिया। बंदी इसलिए बनाया गया क्योंकि रानी जिंदन जो थी वो सिखों का उत्साहवर्धन करने के लिए जोशीले भाषण दे रही थी, सिख शक्ति को संगठित करने का पूरा प्रयास कर रही थी। तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप सिखों को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं, इसलिए उनको बंदी बना करके शेखुपुरा में रखा गया था। तो इनको बंदी बना लिया गया। ये अगली समय इससे सिख और ज्यादा नाराज हो गए कि हमारी महारानी को बंदी बना लिया गया है, लिहाजा वो और जोर शोर से तैयारी करने लगे। अब इसके बाद जनता द्वारा 2 अंग्रेजों की हत्या। लॉर्ड डलहौजी ने 2 अंग्रेज भेजे थे जो सैनिक अधिकारी थे। एक का नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक बेल्स और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट एल्गिन। जब इन दोनों लोगों को भेजा गया कि आप जाइए और आपको पंजाब की व्यवस्था अब चलानी है, क्योंकि वो मूलराज के हाथ से पंजाब की व्यवस्था छीन करके इन 2 अंग्रेजों को देना चाहते थे। जनता ने ये साफ इनकार कर दिया कि हम अंग्रेज अधिकारियों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका शासन स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने उन दोनों लेफ्टिनेंट को पकड़कर उनकी हत्या कर दी जनता ने। जब इनकी हत्या कर दी गई अंग्रेज अधिकारियों की, तो अंग्रेज आग बबूला हो गए, लॉर्ड डलहौजी आग बबूला हो गया और युद्ध का एक और नया कारण तैयार हो गया। अब इसी समय क्या हुआ, पंजाब के जो सिख थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे अपनी शक्ति को बढ़ा करके, और अब तो यूं समझ लीजिए कि बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से युद्ध हो जाए और हम फिर से अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकें, जैसी कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में थी। लिहाजा क्या हुआ कि छतर सिंह अटारी एक जगह है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वहां के रहने वाले एक जमींदार थे जिनका नाम था छतर सिंह जी। छतर सिंह जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि आप हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में घुस करके दखलंदाजी करते हैं, हम आपकी इस दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। विद्रोह कर दिया। और इनका एक बहुत ही साहसी बेटा था जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह ने भी अपने पिता के विद्रोह में पूरा का पूरा साथ दिया। तो एक विद्रोह हो गया। जब ये विद्रोह हो गया, सिख बहुत बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, उतावले हो चले थे अब युद्ध करने के लिए, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अपने अपमान का। तो ऐसी स्थिति को देख करके लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत पंजाब में सेना भेज दी। और जब पंजाब में सेना आ गई, जो एक तो पहले से ही वहां पर उपस्थित थी सेना, और इसके बाद वहां और भेज दी गई सेना, तो इससे क्या हुआ, युद्ध सुनिश्चित हो गया कि अब तो युद्ध होना ही है। तो ये थी वे परिस्थितियां जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि आखिर द्वितीय आंग्ल और सिख युद्ध क्यों हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ, भी कौन सी सर्कमस्टेंसेस थे जिन्होंने कि अंग्रेजों को भी मजबूर कर दिया युद्ध करने के लिए और सिखों को भी मजबूर कर दिया। तो ये थी वे परिस्थितियां। अब देखेंगे कि अब युद्ध अवश्य भावी हो गया। तो युद्ध शुरू हुआ रामनगर नामक स्थान पर। सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ 22 नवंबर 1848 ईस्वी को ये युद्ध शुरू होता है और दोनों सेनाओं के अंदर भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत क्या होता है कि ये इस युद्ध में कुछ निर्णय ही नहीं हो पाया कि कौन विजेता है कौन विजेता नहीं है, और दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते रुक गए, और रुकने के बाद
फिर से तैयारी करने लगे। तो इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो पाया कि आखिर विजेता अंग्रेज हैं अथवा सिख है। इसके बाद चिलियानवाला का युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में भयंकर लड़ाई होती है दोनों तरफ से, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और दोनों ही पक्ष ये दावा करते हैं कि जीत हमारी हुई है। सिख पक्ष ये करता है कि हमारी जीत हुई है, अंग्रेज कहते हैं हमारी जीत हुई है, लेकिन अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए जिससे कि युद्ध बंद हो सके। और थोड़े दिनों के बाद फिर से युद्ध की तैयारी की जाती है और फिर युद्ध होता है गुजरात का युद्ध, जो 21 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा जाता है। गुजरात जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक भाग है और उस समय वो पंजाब का एक भाग हुआ करता था। पंजाब जो है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब जो है एक बहुत बड़ा प्रांत था जो 5 नदियों से मिलकर के बना था। झेलम में ब्यासा मिली, रावी मिली, चिनाव, ऊपर से झेलम मिली। सतलज में ब्यासा मिली, रावी मिली, चिनाव, ऊपर से झेलम मिली, तो बसा मुल्क पंजाब। यानी कि जो 5 नदियां थीं, सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाव और झेलम, ये सारी की सारी नदियां, इनका जो दोआब का क्षेत्र था, पूरा का तराई क्षेत्र था, वो पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता था। और ये सारी नदियां मिलकर के एक नदी बनती थी जिसको सिंध नदी कहते थे। तो ये कहते हैं, अभी कहते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत के 2 भाग हुए, 2 राष्ट्रों के रूप में उभर कर आया, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो जो वर्तमान पाकिस्तान है, आधा पंजाब वहां पर है और पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है और हमारे देश में भी पंजाब प्रांत है। इसी तरीके से गुजरात हमारे देश में भी है और वहां पर भी गुजरात है। अब उस गुजरात को सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। उस समय वो गुजरात इलाका था। तो वो गुजरात इलाका उस समय पंजाब का एक भाग, तो पंजाब एक बहुत बड़ा प्रांत था। तो वहां पर युद्ध होता है और इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं। तोपों का, अंग्रेज इस युद्ध में तोपों का उपयोग करते हैं और चार्ल्स नेपियर जो है वो अंग्रेजों का सेना अध्यक्ष होता है। उसके नेतृत्व में जब ये तोपों से युद्ध लड़ा जाता है, तो इस युद्ध में सिख पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और और उसके बाद आत्मसमर्पण कर देते हैं। और ये तारीख है 21 जनवरी 1849 ईस्वी। और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। 29 मार्च को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, और उसमें ये घोषणा की जाती है कि सिख राज्य को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया है, उसका विलय कर लिया गया। तो सिख प्रांत जो था या पंजाब प्रांत था, वो इतना प्रतिष्ठित प्रांत था, इतना शक्तिशाली था, वो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपने चंगुल में उसको फंसा लिया। अब हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद संधि की गई मार्च 1849 ईस्वी में। और मार्च 1849 ईस्वी में जो संधि हुई अंग्रेजों और सिखों के बीच में, और संधि क्या बल्कि अंग्रेजों की कंडीशंस थी जो उन्होंने सिखों के सामने रखी थी। और इसमें क्या प्रमुख बातें थी, वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन कुछ खास बातों पर यहाँ पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या थी, ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया पंजाब को, पूरे सिख प्रांत को, पूरे सिख राज्य को, जो कि मिसलें थी महाराजा रणजीत सिंह के समय, उन सारी मिसलों को, 12 मिसलें थी ये, इन सबको शामिल कर लिया गया ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर। दूसरा क्या हुआ, रानी जिंदन की पेंशन कम कर दी गई। रानी जिंदन जो कि जिसको अंग्रेजों ने अपना एक तरीके से अपराधी माना था उनको, क्योंकि वो सिखों को भड़का रही थी, जोशीले भाषण दे रही थी, इसलिए उनकी पेंशन और कम कर दी गई और उनको बंदी बनाकर एक दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया।
इसके बाद राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह जो कि नाम मात्र के महाराजा थे, महाराजा दिलीप सिंह जो कि अंतिम शासक मान सकते हैं सिखों के, वो थे। इनको भी पेंशन दे दी गई और इनको भी शासन से बेदखल कर दिया गया, इनकी पूरी शक्ति छीन ली गई और इन पेंशन देकर इनको ब्रिटेन में, लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद इतने प्रभावित हो जाते हैं इंग्लैंड से कि 1853 ईस्वी में ये ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लौटकर भारत आते हैं तो फिर से इनके अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था जागृत होती है और फिर से सिख धर्म को स्वीकार कर लेते हैं महाराजा दिलीप सिंह जी। इसके बाद पंजाब के लिए एक समिति बना दी गई कि अब पंजाब का शासन कौन चलाएगा, क्योंकि राजा दिलीप सिंह को हटा दिया गया, महारानी जिंदल को हटा दिया गया है, तो अब शासन कौन चलाएगा। तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के द्वारा ये शासन चलाया गया। इस समिति में थे हेनरी लॉरेंस, इसके हेनरी लॉरेंस जो थे इनको प्रशासन का दायित्व सौंपा गया कि पूरा का पूरा जो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन होगा अब वो हेनरी लॉरेंस देखेंगे। उसके बाद जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस को दिया गया भू राजस्व। जितना लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम है वो पूरा का पूरा जॉन लॉरेंस देखेंगे कि कर कितना वसूला जाएगा, कहाँ पर क्या व्यवस्था की जाएगी, वसूलने वाले कौन होंगे, सरकार में कैसे जमा कराया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी की सारी व्यवस्था दे दी गई जॉन लॉरेंस के हाथ में। और इसके बाद थे चार्ल्स मेंसन। चार्ल्स मेंसन जो थे उनको जो है न्याय का काम दिया गया, न्याय का काम दिया गया। कहने का मतलब है कि अब जो 3 महत्वपूर्ण कार्य थे वो तीनों कार्य देखने के लिए एक समिति बना दी गई थी और इस समिति के अनुसार ये ही समिति थी वो पूरा का पूरा काम जो है वो पंजाब का देख रही थी। जैसा हेनरी लॉरेंस थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, जॉन लॉरेंस थे वो भू राजस्व लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम देख रहे थे और चार्ल्स मेंसन को न्याय विभाग दिया गया। तो अब ये 3 लोग मिलकर के शासन चलाएंगे। अब जो महाराजा दिलीप सिंह जी थे उनको भेज दिया गया था लंदन में पढ़ाई करने के लिए और उनका जो है संरक्षक बनाया गया था डॉक्टर लगून को। डॉक्टर लगून थे ये कह दिया गया कि अब महाराजा दिलीप सिंह के संरक्षक जो है वो महारानी जिंदल नहीं होंगी, अब होंगे डॉक्टर लगून। यानी डॉक्टर लगून पूरा प्रोटेक्शन करेंगे उनका, वो सारी व्यवस्था करेंगे। इन्होंने जाकर के वहाँ पर पढ़ाई की, मैंने आपको बताया, और इन्होंने इतने प्रभावित हुए वहाँ से कि फिर से जो है उन्होंने पहले ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वापस भारत में आकर के सिख धर्म स्वीकार किया था। 1893 ईस्वी में पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी। 1893 ईस्वी में पेरिस में मृत्यु। महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी 1893 ईस्वी के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है, वो ये है कि जब पंजाब को सिख प्रांत को शामिल किया गया था तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो ले ली गई थी पंजाब से। उसमें था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो कि अभिशप्त था एक तरीके से, क्योंकि ये एक जगह में
कोहिनूर का मतलब है कोह ए नूर। कोह ए नूर का मतलब है लाइट ऑफ माउंटेन, पहाड़ का प्रकाश इसको कहा जाता है। ये बहुत बेशकीमती हीरा था, विश्व के जो माने हुए कीमती हीरे हैं उसमें से एक ये था, और ये महाराजा रणजीत सिंह के पास था। रणजीत सिंह के बाद फिर ये सिंहासन के अंदर लगा हुआ था, महाराजा दिलीप सिंह तक आया, और उसके बाद उसको उसमें से निकाल करके इसको ले जाया गया और लंदन में इसको जो ज्वेल्स गैलरी थी वहाँ पर इसको रखा गया। वहीं पर ये अभी तक है। भारत सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है कि इसको भारत लाया जा सके। अनेक स्तरों पर राजनीतिक वार्ताएं हुई हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था और प्रयास किया जा रहा है कि इस कोहिनूर हीरे को वापस लाया जाए। तो इस तरीके से देखा जाए कि पंजाब की जो स्थिति है वो बड़ी बिगड़ चुकी थी, पूरी तरीके से पंजाब की शक्ति क्षीण हो गई थी। सिख प्रांत पूरा का पूरा जो है वो अंग्रेजों के हवाले पहुंच गया था। इसी समय एक और शक्ति थी उत्तर की ओर, डोगरा शक्ति। सिख और डोगरा मानी हुई शक्तियां थी। तो डोगरा में जो 3 लोग थे, ध्यान सिंह जी, गुलाब सिंह जी और सुचेत सिंह जी। ध्यान सिंह जी, गुलाब सिंह जी, सुचेत सिंह जी, जो डोगरा शक्ति को मजबूत बनाए हुए थे। इनमें से गुलाब सिंह जी को कश्मीर का शासक स्वीकार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो और वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो उन्हें सिखों से अलग कर देना चाहते थे, सिख शक्ति को कमजोर कर देना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया गया था। तो आज मैंने आपको बताया है कि जो द्वितीय सिख और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम क्या निकले थे और किस तरीके से पंजाब की शक्ति जो है वो नष्ट हो गई, सिखों की शक्ति नष्ट हो गई, और महाराजा दिलीप सिंह जो हैं वो अंतिम सिख शासक साबित हुए, और सारी की सारी शक्ति लॉर्ड डलहौजी ने अपने हाथ में ले ली और फिर 3 सदस्यीय समिति को बनाकर उससे जो है वो शासन चलाने का काम करवाया गया। तो ओके, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जो इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे। लगातार अध्ययन करते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।